पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो हमारी स्थिति भारत है, भारत की जो स्थिति है, उसका अधिकांश भाग मतलब जो भारत का अधिकांश भाग है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। वर्षा होती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो जलवायु है, वो बहुत ही आर्द्र जलवायु है। कि उत्तर से दक्षिण तक कहते हैं ना कि हम तुम्हें ढूंढते हुए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए, है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पहुंच गए। मतलब निर्धारण किस रेखा से की जाती है? तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। कर्क रेखा जो है वो एक तरीके से भारत को दो भागों में बांट रही है कि नहीं है? आगे भारत की भौगोलिक स्थिति में ऐसा क्या छिपा हुआ है? जय हिंद प्यारे साथियों, जीएसटी अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने इस सेशन को अटेंड करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। अगर हम बात करें कि किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो उस देश की तरक्की को निर्भर करता है। मतलब उस देश की संस्कृति, उस देश की जलवायु कैसी होती है, उस देश के संसाधन कैसे हैं, उस देश में खनिज कैसे पाए जाते हैं, ये सब कुछ किस पर निर्भर होता है? उस देश की भौगोलिक स्थिति पर ही निर्भर होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका घर कहां पर हो, हिमालय पर हो या फिर आपका घर शिमला में हो, तो समझ लीजिए कि आपको व्यापार करने में समस्या हो सकती है। आप वो सारे व्यापार नहीं कर सकते जो उत्तर भारत वाले लोग करते हैं। आप वो सारे कार्य नहीं कर सकते या फिर वो आप कृषि नहीं कर सकते जो कि दक्षिण भारत वाले लोग करते हैं, क्योंकि वहां की जो वनस्पतियां होती हैं, वहां की जो जल होते हैं, वो सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होते हैं, अधिक घने और सघन वन पाए जाते हैं। और जबकि हिमालयी क्षेत्र में और इसके साथ साथ शिमला वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वहां पर नुकीले शंकुआकार वन पाए जाते हैं। तो आप वो सारी गतिविधियां नहीं कर सकते। तो इसका मतलब किसी भी देश की स्थिति उसके तरक्की के, उसके आर्थिक स्थिति सभी को निर्भर करता है। क्लियर है? यहां तक आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के विश्व में स्थान कौन सा है, तो ये है भारत। ये है हमारा क्या? ये है हमारा प्यारा भारत। याद रखिएगा ये है। तो ये रहा, ये है हमारा प्यारा भारत, जो कि याद रखिएगा, जो कि भारत जो है, याद रखिएगा भारत भारत एशिया महाद्वीप के, याद रखिएगा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। क्लियर है? जो हमारा एशिया है वो भारत, जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, वो पूरे एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ये रहा एशिया, और एशिया के दक्षिण भाग में ये भारत की स्थिति है। क्लियर है यहां तक? अब आगे अगर हम बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा यहां पर हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, बात करें भारत के क्षेत्रफल की, भारत के, भारत का स्थान, भारत का स्थान, तो याद रखिएगा भारत का जो स्थान है वो पूरे विश्व में कैसरे नंबर पर है? तो याद रखिएगा वो पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान तो कैसरे नंबर पर है? याद रखिएगा
7वें नंबर पर है। क्लियर है। अब अगर बात करें कि ये तो 7वें नंबर पर हो गया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो आपका सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है, तो आपका सबसे पहले नंबर पर, याद रखिएगा, आपका सबसे पहले नंबर पर आ गया रूस। ठीक है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया, तो याद रखिएगा आपके दूसरे नंबर पर आ गया कनाडा। कनाडा। ठीक। यही अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर पर, तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पर आ गया चीन। चीन। चौथे नंबर पर बात करें तो याद रखिएगा चौथे नंबर पर अमेरिका। क्लियर है, अमेरिका। आगे बात करें पांचवें नंबर पर, पांचवें नंबर पर है ब्राजील। पांचवें नंबर पर है ब्राजील। क्लियर है, ये हो गया 5 नंबर। छठवें नंबर की अगर हम बात करें तो छठवें नंबर पर है हमारा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। छठवें नंबर पर कौन सा देश है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। और भाई साहब हमारे 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो याद रखिएगा 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है हमारा भारत। ठीक, हमारा प्यारा भारत। ये तो हो गया भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम यही बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर ये। अगर हम बात करें कि भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या होता है, यहां पर हम समझेंगे कि ये है एक पूरी की पूरी पृथ्वी। एक सेकेंड, अगर हम बात करें कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, तो याद रखिएगा जो अक्षांशीय विस्तार मीन्स ये क्या है, ये एक मान के चलिए ये है एक आपकी पृथ्वी है। क्लियर है। अब अगर हम इसमें बात करें कि चल चल अगर हम बात करें कि ये है भूमध्य रेखा, ये क्या है, ये है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। क्लियर है। और इसी ये क्या है, ये है अक्षांश खींचा हुआ है, ये है 66.5 डिग्री, याद रखिएगा, और ये क्या है, ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। और जो हमारी भारत की स्थिति है वो यहां पर स्थित है, याद रखिएगा हमारे भारत की स्थिति वो यहां पर स्थित है। एक सेकेंड, यहां पर भारत की स्थिति है। अब ये क्या है, ये भारत की जो स्थिति है, ये ध्यान से देखिएगा, ये भारत की स्थिति ये किसी न किसी अक्षांश के ऊपर ही तो है ना, किसी न किसी अक्षांशों के बीच में है, तो यही है अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो याद रखिएगा भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है, याद रखिएगा ये जो लाइन है, ये जो अक्षांश है, ये कौन से अक्षांश है, ये 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक, याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में क्या है, ये फैला हुआ है। क्लियर है यहां तक। चलिए, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश के विस्तार। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है वो
किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे कि आखिर जो भारत है हमारा वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा प्यारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये उत्तरी गोलार्ध कैसे है। तो याद रखिए, मान के चलिए ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। चलिए, ये है आपकी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी है ये आपकी। आगे बात करें, ये है कौन सी रेखा, ये है आपकी भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, क्या है, एक तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, एक तो हो गया आपका उत्तरी, एक तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। एक तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और एक सेकंड, ये गलत, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो दो गोलार्धों में विभाजित की गई है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और हमारी जो भारत है, हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, वो जो है हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर हमारा प्यारा भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, भारत जो है, भारत स्थित है। क्लियर है यहां तक। अब आगे हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर, क्लियर है। आगे अगर हम बात करें कि पृथ्वी का, तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी की, पूरे पृथ्वी की जो स्थल वाला भाग है, उस स्थल वाले भाग का भारत कितना हिस्सा घेरे हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत भारत जो है, भारत विश्व के कुल, विश्व के कुल 2%, कितना, 2.4% जो भाग है, 2.4% भाग घेरता है। कुल 2.4% भाग घेरता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार की हम चर्चा कर रहे थे। तो भाई साहब, ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, तो ये क्या है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, ये यहाँ पर जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये क्या है, तो याद रखिएगा, ये है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख। कहाँ पर स्थित है ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर मतलब ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। अगर यही बात करें कि भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं।
इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसका मतलब हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो हमारी स्थिति भारत है, भारत की जो स्थिति है उसका अधिकांश भाग, मतलब जो भारत का अधिकांश भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे होता है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे हो गया। तो चलिए आखिर हम बात करें कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कैसे आता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए आखिर अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी। याद रखिएगा ये है हमारी, अब की इस बार बड़ी सी बनाते हैं, ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी, और ये क्या हो गया, चलिए पृथ्वी के साथ जो है चलिए ये क्या है, ये है हमारा भूमध्य रेखा। क्या है ये हमारा, ये है हमारा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। मतलब ये क्या है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर है? ये क्या है, ये है हमारा कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये है हमारी कर्क रेखा। और ये है हमारी कौन सी रेखा, ये है हमारी मकर रेखा। क्लियर है? ये थोड़ा सा और ऊपर बना दें। ये क्या है, ये है हमारी मकर रेखा। तो चलिए देखते हैं कि ये हो गए हमारे कर्क रेखा। ये है हमारा कौन सा, 23.5 डिग्री, साढ़े साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश है, जिसे क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्लियर है? ये क्या है, ये है आपका 0 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री अंश, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर है यहां तक? और हमारी पृथ्वी की स्थिति कहां पर है, हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है वो यहां पर है। कहां पर, यहां पर है। एक सेकंड, ये रहा, ये है हमारी पृथ्वी की कुछ स्थिति, है ना। ये है हमारी पृथ्वी की स्थिति, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब यहाँ पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो बहुत ही आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऊष्मा रहती है, बहुत ही ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है, और उसी आर्द्रता के कारण यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, याद रखिएगा ये जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये जो है, एक सेकेंड, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो अधिकांश हिस्सा है ये वाला, है ना, पृथ्वी का जो दक्षिण भाग है वो कहां पर आ रहा है, वो इसी क्षेत्र में तो आ रहा है, मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं है। और बाकी जो बचा हुआ पृथ्वी ये जो भारत का अन्य क्षेत्र है, मतलब ये जो भारत का बचा हुआ उत्तर का क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में आता है, इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। भारत का जो उत्तर वाला भाग है, यहां पर लिख देते हैं कि भारत का उत्तरी भाग, उत्तरीय भाग जो है वो किस क्षेत्र में आता है, वो जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है।
उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, कटिबंध क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये दोनों हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में, कि आखिर कैसे भारत के देशांतरीय विस्तार है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो याद रखिएगा। चलिए, ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, ये क्या है? ये भारत का है पश्चिमी क्षेत्र, ये है भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। क्लियर है? और ये है भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये है भारत का पूर्वी क्षेत्र। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि भारत का जो स्थिति है, यहां पर एक बार समझ लेते हैं। चलिए यहां पर ये क्या है? ये है हमारा प्यारी पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर जो है यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है हमारा, यहां पर बना हुआ है ये, यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये है मकर रेखा, है ना, मकर रेखा। और इसके बाद बहुत सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, बहुत सारी काल्पनिक देशांतर रेखाएं भी खींची गई है, जिसके कारण हम क्या दर्शाते हैं? जिसके कारण हम, याद रखिएगा, इसी के कारण हम समय मानक, इसे हम मानक समय रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे हम। और यहीं पर क्या है? यहीं पर आपकी हमारी भारत स्थित है, यहीं पर जो है भारत स्थित है। क्लियर है? तो भारत कहां पर स्थित है? भारत किसी न किसी देशांतर रेखाओं के बीच में ही स्थित होगा। हम उन्हीं देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। ये क्या है? ये है भारत। ठीक, हम इन्हीं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है? ये है पूर्वी देशांतर। यहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट। कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट यहां तक फैली हुई है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि हमारा पूरा प्यारा भारत कितने अक्षांश, कितने देशांतर रेखाओं के बीच में आता है, तो याद रखिएगा कि भारत, संपूर्ण भारत लिख देते हैं कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण भारत कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में आती है? तो याद रखिएगा संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण भारत जो है, तो याद रखिएगा कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में आती है? 29 देशांतर रेखाओं के बीच में आती है। 29 देशांतर रेखाओं, मतलब 29 डिग्री तक संपूर्ण भारत 29 डिग्री तक विस्तार है, विस्तार है। ठीक है, मतलब पूरा जो संपूर्ण भारत है वो 29 डिग्री तक विस्तार है, संपूर्ण भारत का 29 डिग्री तक पूरा विस्तार है। मतलब यहां से यहां तक लेकर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 29 देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? तो आखिर अगर हम बात करें कि सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर यही अगर हम पश्चिम में बात करें, तो पश्चिम में कौन सा राज्य है आपका? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा राज्य है, तो हमारा प्यारा गुजरात है। यहाँ पर जो है गुजरात है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अगर हम बात करें कि ये भाई साहब जो देशांतरी रेखाएं होती हैं, इनका भी क्या क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, भारत की स्थिति पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है इन देशांतरी रेखाओं की। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है इन देशांतरी रेखाओं की। तो याद रखिएगा देशांतरीय विस्तार का प्रभाव,
देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। ठीक है, क्लियर है। एक्स का देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। चलिए यहाँ से देखते हैं। देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। ठीक, हम देखते हैं कि आखिर देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला एक क्या है कि हमारी जो देशांतर रेखा है, हमारा जो भारत है, वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहां पर 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे पहला कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में, पश्चिम भागों में याद रखिएगा 2 घंटे का, कितना, 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, कितना समय अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है पूर्व से पश्चिम में। क्लियर है यहाँ तक? आगे अगर बात करें कि और क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा, इससे हम भारत की, मतलब भारत के जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्या है, भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहां से हम भारत के समय का निर्धारण करते हैं। तो चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है, भारत के मानक समय रेखा। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। भारत का रेखा से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। समय निर्धारण किया जाता है। तो भाई साहब, भारत का समय निर्धारण किस रेखा से की जाती है? तो याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय निर्धारण किया जाता है। ये कहां से गुजरती है? ये नैनी से गुजरती है, मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। तो चलिए, हम इस जो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इसे, ये जो है, ये है, ये क्या है, ये है 82, ये जो रेखा आपको दिख रही है, यही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही क्या है? यही है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा, यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर है?
यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्लियर है? आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें कि ये गुजरती कहाँ से है, तो याद रखिएगा ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है, ये आपकी याद रखिएगा ये आपकी कहाँ से गुजरती है, ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। क्लियर है? कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर के निकट से ये गुजरती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करें मिर्जापुर से। आगे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट, आगे अगर हम बात करें कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो इसी से निर्धारित किया जाता है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो इसी से निर्धारित किया जाता है और ये याद रखिएगा इसे ही जीएमटी कहा जाता है, जो कि 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा इसी से मानक समय रेखा निर्धारण किया जाता है। यही जो है मानक समय रेखा, इसी से ही मानक समय रेखा लाइन, मानक समय रेखा है। यही क्या है? यही मानक समय रेखा है। क्लियर है? और ये कितना आगे है, तो याद रखिएगा ये जो है 5.5 घंटे। पाँच घंटे 5 घंटे 30 मिनट। चलिए ये हो गया आपका 5 घंटे 30 मिनट। चलिए ये हो गया क्लियर। आगे हम बात करें, आगे आखिर बात करें कि ये तो हो गया कंप्लीट। आगे अगर हम बात करें कि एक और रेखा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है भारत के लिए, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो एक तरीके से भारत को दो भागों में बांट रही है कि नहीं है? आगे चलते हैं। आखिर हम बात करें किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में। तो ये कर्क रेखा क्या है, यहां पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कर्क रेखा आखिर कैसे बना हुआ है। तो कर्क रेखा यहीं पर है, थोड़ा सा समझते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर भूमध्य रेखा हो गई। ये क्या है? ये है आपका भूमध्य रेखा, ये है आपका भूमध्य रेखा, और ये क्या है? ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये है क्या आपका मकर रेखा। और भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की स्थिति भाई साहब ये है, भारत की स्थिति ये है। तो भारत का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और यही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? तो ये है भारत की कर्क रेखा। अगर हम सबसे पहली बात करें कि भारत की जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है? किन किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले एक, दो, ये रहा दो, एक सेकेंड, एक, दो, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद ये हो गया आपका चौथे नंबर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये हो गया आपका पांचवें नंबर पे, ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया पांचवा नंबर पर हो गया आपका झारखंड, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, 5 6 पश्चिम बंगाल। फिर ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम, 8वें नंबर पर मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्यों से गुजरती है। तो चलिए हम 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 कौन सा है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है। तो सबसे पहले हमारा गुजरात से, किससे? नंबर 1 किससे गुजरती है? तो याद रखिएगा नंबर 1 जो है गुजरात से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। इसके बाद जो है गुजरात की बात अगर हम बात करें तो याद रखिएगा गुजरात के बाद जो है राजस्थान, यहां पर दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान। राजस्थान, क्लियर है? हाँ,
दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है राजस्थान। ठीक। तीसरे नंबर पे हम आखिर हम बात करें तो याद रखिएगा जो हमारा तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है, एक सेकंड, तीसरे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। चौथे नंबर की बात करें तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पर हो गया हमारा क्या? तीसरे नंबर पर हो गया हमारा मध्य प्रदेश। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़। ये है चौथा नंबर। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये है आपका छत्तीसगढ़। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखिएगा फिर उसके बाद जो है हो गया आपका छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है आपका झारखंड, 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 फिर उसके बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद हो गया आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर उसके बाद हो गया आपका मिजोरम। यहाँ पर लिख देते हैं मिजोरम। ये हो गया नंबर 1। सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर कौन सा है? 8वें नंबर पर है आपका मिजोरम। मिजोरम। क्लियर है? कुल मिलाकर कितने राज्यों से गुजरती है? कुल मिलाकर जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें, आगे यहां पर देख लेते हैं। ये हो गया, अभी आपको बताएं 1 2 3 4 5 6 7 और एक नीचे है 8। कुल मिलाकर 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम भारत के विस्तार के बारे में देख लेते हैं। विस्तार मतलब कि हमें पता है कि भारत की जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं है? लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक, कहते हैं ना कि हम तुम्हें ढूंढते हुए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए, है ना? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पहुंच गए, मतलब कि वो एक आपको डिस्टेंस बता रहे हैं कि आखिर वहां से वहां तक, मतलब हम सबसे लंबी दूरी तय किए हैं आपको ढूंढने के लिए, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह जो कहते हैं ना कि भाई साहब हम आपके प्यार में इतने खो गए कि आपको खोजते हुए हम कहां से कहां पहुंच गए? कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो एक वो क्या बताते हैं? वो एक लंबी दूरी के बारे में बताते हैं कि भाई साहब हम आपको खोजते खोजते कितनी लंबी दूरी आ गए। तो चलिए देख लेते हैं भारत के विस्तार के बारे में। तो याद रखिएगा भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें तो याद रखिएगा कि भारत का विस्तार ये हो गया उत्तर से दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम। ठीक है। चलिए अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो याद रखिएगा ये जो उत्तर से दक्षिण है ये जो है कितना है? ये है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब यहां पर गलती क्या करते हैं? यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दे दिया आपको कि 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, है ना? ऑप्शन नंबर बी दे देगा ये भी 3214 किलोमीटर देगा, लेकिन 3214 वर्ग किलोमीटर दे देगा। क्या दे देगा? वर्ग किलोमीटर दे देगा, है ना? यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही देखे 3214 तुरंत टिक मारे आगे बढ़ गए। नहीं, याद रखिएगा ये सिर्फ एक लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है। तो इसलिए कि भारत का जो लंबाई क्षेत्रफल है उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक?
आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें कि भारत की जो चौड़ाई है या पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है इसकी जो ये जो है स्थिति ये कितनी है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। क्लियर है? यहां तक 2933 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें तो अब ये जो क्षेत्र है इसके कुछ ना कुछ प्रभाव भी तो पड़ता होगा, प्रभाव पड़ता होगा। तो चलिए हम इस प्रभाव को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इस प्रभाव के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो क्षेत्रफल है, ये जो लंबाई है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता होगा। तो चलिए इस प्रभाव के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हो गया क्या प्रभाव पड़ता है, एक सेकंड। प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस प्रभाव के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला एक प्रभाव क्या पड़ता है, जलवायु विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर जलवायु विविधता पाई जाती है। तो क्या है ये जलवायु विविधता, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो है जलवायु विविधता पाई जाती है, जलवायु विविधता पाई जाती है। जलवायु विविधता पाई जाती है। अब हम बात करें जलवायु विविधता क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जलवायु विविधता क्या है। सोचिए कि ये है कर्क रेखा, ये क्या है, ये है भारत की कर्क रेखा। एक सेकेंड, चलिए ये क्या है, ये है भारत की कर्क रेखा। क्लियर है? ये क्या है, ये है भारत की कर्क रेखा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए मान के चलिए ये है भारत की, ये क्या है, ये है भारत की ऊंचाई। ये क्या है, ये है भारत के बीचों बीच रेखा। कौन सी रेखा है, ये है आपका कर्क रेखा। क्या है, चल के नहीं रहा है भाई, ये है आपका कर्क रेखा। क्लियर है? ये क्या है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब अगर हम बात करें कि ये जो कर्क रेखे के नीचे का जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु जो है वो आर्द्र और उष्ण जलवायु है। आर्द्र जलवायु है, याद रखिएगा, आर्द्र उष्ण जलवायु है। ठीक है, आर्द्र उष्ण जलवायु है। यहाँ पर आर्द्रता भी बहुत ही अधिक पाई जाएगी, है ना। आर्द्रता पाने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत होगा, है ना। अब भाई गर्मी अधिक पाई जाएगी, गर्मी के कारण जो है वर्षा बहुत अधिक होगा। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर आर्द्रता पाई जाएगी। आर्द्रता होने के कारण यहाँ पर जो वृक्ष होंगे वो कैसे वृक्ष होंगे, वो सघन और घने वृक्ष होंगे, जैसे साल, सागौन। तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, तो कैसे वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जैसे हो गया आपका साल, सागौन, शीशम, जो सघन घने वन होते हैं, हरे वन होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ के जीव जंतु भी अलग प्रकार से मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आपको जीव जंतु भी अलग प्रकार से मिलेंगे। यही अगर हम राजस्थान की बात कर दें, अगर हम यहीं पर राजस्थान की बात कर दें, तो यहाँ पर कौन से जीव जंतु मिलेंगे, जैसे आपका क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है। राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, वो गर्म जलवायु है। अब ये गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाएगी वो ऐसी वनस्पतियां पाई जाएगी जो कि कम पानी में भी सरवाइव कर सके, रह सके।
तो इसीलिए यहाँ पर जो कैक्टस होता है, कांटेदार वन वृक्ष पाए जाते हैं जिसको बहुत ही अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यहाँ के जो जीव जंतु होती है उसमें भी विविधता देखा जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं, जैसे ऊंट हो गया आपका। ऊंट कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। और उसे ऊंट मतलब ऊंट को क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। राजस्थान का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम पानी होने पर भी सरवाइव कर लेते हैं। तो क्लियर है। तो इस तरह जो लंबाई है, जो भारत की लंबाई और चौड़ाई है, इसका भी एक प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ के जलवायु, वहाँ के जीव जंतु, मतलब हमें जैविक विविधता देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। प्रभाव के बारे में हमने समझ लिया। इसके साथ साथ और क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके साथ साथ और प्रभाव पड़ेगा, और भाषाई प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा कौन सा और प्रभाव पड़ेगा? भाषा का प्रभाव पड़ेगा। भाषाई और संस्कृति विविधता देखने को मिलेगा। भाषाई और सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक विविधता देखने, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता जो है पाई जाती है। भाषाई विविधता और साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम बात करें। चलिए इसके अलावा और क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा इसके अलावा जो है प्राकृतिक संसाधन, जो यहाँ के संसाधन है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की विविधता विविधता पाई जाती है। याद रखिएगा किसकी विविधता? प्राकृतिक संसाधनों की विविधता जो है पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें किसके बारे में? भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, कि भारत की स्थलीय सीमा क्या है। स्थलीय सीमा का मतलब ये है कि ये क्या है? ये कुल मिलाकर है हमारा प्यारा भारत। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत। याद रखिएगा। और ये है भारत की सीमा, ये है भारत की सीमा, हैदर वाली सीमा नहीं भाई, ये है भारत की सीमा। याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम बात करें, और ये हो गए भारत के कोस्टल एरिया। ये क्या है? ये भारत का कोस्टल एरिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, एक सेकेंड, ये बे ऑफ बंगाल है, याद रखिएगा। और यहाँ पर है अरेबियन मतलब अरब सागर, अरब सागर। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि भारत की जो कुल सीमा है, याद रखिएगा कि भारत की जो कुल सीमा है लगभग कितना है? 15,000 किलोमीटर। कितना है भारत की कुल सीमा? 15,000 किलोमीटर। और इन्हीं सीमाओं में इन्हीं सीमाओं में सभी देश स्थित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत की कुल सीमा जो है, भारत की कुल सीमा, भारत की कुल सीमा कितना है? तो याद रखिएगा भारत की जो कुल सीमा है 15,000, 15,000 कितना है? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भाई साहब इसमें भी देश शामिल हैं। कौन कौन से? देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 है आपका पाकिस्तान,
नंबर 1 हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पर हो गया आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर जो है आपका कौन सा देश हो गया, तो तीसरे नंबर पर हो गया आपका चीन। चौथे नंबर पर कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा चौथे नंबर पर आपका जो देश हो गया नेपाल, नेपाल। पांचवें नंबर पर कौन सा देश हो गया आपका, भूटान, भूटान। ये हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। और इधर पूर्व में कौन सा देश है, छठवें नंबर पर पूर्व में आपका देश कौन सा है, याद रखिएगा बंगाल, बंगाल मीन्स बांग्लादेश, बांग्लादेश। याद रखिएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। और आगे हम पूर्व में बात करें तो याद रखिएगा पूर्व में जो है आपका और कौन सा देश है, एक और आपका देश है म्यांमार। सातवें नंबर पर कौन सा देश हो गया, सातवें नंबर पर आपका जो देश हो गया वो कौन सा है, वो है म्यांमार। कहाँ गया, ये रहा। म्यांमार, ठीक है। कुल मिलाकर 7 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, स्थल वाले। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करें तो ये हो गया। आगे अगर हम बात करें कि समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा की बात करें तो कुल मिलाकर कितना, कुल मिलाकर जो भारत की समुद्री सीमा है वो कितना है, वो है 7516 किलोमीटर। कितना है, 7516.16 किलोमीटर है। जो समुद्री सीमा है वो कितना है, वो कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर, 7516.16 है। ये है भारत की कुल समुद्री सीमा। याद रखिएगा ये है भारत की कुल समुद्री सीमा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मुख्य तट की रेखा है वो कितना है, वो है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा मुख्य भूमि की तट रेखा जो है, याद रखिएगा कितना है, भारत की मुख्य भूमि की मुख्य भूमि की तट रेखा, की तट रेखा, याद रखिएगा तट रेखा कितना है, तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर, 6100, 6100 किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ तक। याद रखिएगा मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये हो गया क्लियर आपका। आगे बात करें तो कौन कौन से देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं भारत से, तो याद रखिएगा कौन कौन से ऐसे देश हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आ गया आपका कौन सा देश, 1 और 2। सबसे पहले आ गया आपका श्रीलंका। याद रखिएगा आपका श्रीलंका, लंका वाला दोस्त, तो याद रखिएगा सबसे पहले आ गया आपका श्रीलंका। दूसरे नंबर पर मालदीव, दूसरे नंबर पर मालदीव। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, मालदीव है। क्लियर है यहाँ तक। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक जल डमरू मध्य है, किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ये जो है ये है भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है, जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसे जो है पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्लियर है। ये हो गया पाक जल डमरू मध्य। तो यहां से हम देख लेते हैं कि भारत और किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, भारत एवं एवं श्रीलंका के बीच, के बीच, के बीच क्या है, जल डमरू मध्य है।
कौन सा जल डमरू मध्य? पाक मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है? पाक जल डमरू मध्य जो है स्थित है। चलिए, ये हो गया क्लियर आपका। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फ्लो चार्ट से ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इस फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं कि पूरे भारत की तट रेखा के बारे में। क्लियर है? तो अगर चलिए हम बात करते हैं कि भारत की जो तट रेखा है, यहां से भारत की सीमा, ये हो गया भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की सीमा। क्लियर है? तो आखिर हम इसमें बात करें, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ठीक, सबसे नंबर एक पर चल, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, यहां से हम देखते हैं। और दूसरा ये रहा। ठीक है, सबसे पहले स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जलीय सीमा, जलीय सीमा। इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो याद रखिएगा, स्थलीय सीमा में क्या क्या है? स्थलीय सीमा में जो है स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो आपका आ गया कौन कौन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और आगे आपका कौन सा देश? नेपाल। ठीक है, इसके अलावा आपका देश आ गया कौन सा? नेपाल के बाद भूटान आ गया आपका। भूटान के बाद कौन सा देश आ गया? भूटान के बाद जो है आपका आ गया, याद रखिएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश एक आ गया देश, म्यांमार। क्लियर है? कुल मिलाकर कितने देश हैं? कुल मिलाकर जो है 8 देश स्थित हैं। कितने देश? कुल मिलाकर जो है 8 देश जो है स्थित है। क्लियर है? चलिए, आगे हम बात करते हैं, इसमें 8 देश देखते हैं कौन कौन से 8 देश हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आया है आपका पाकिस्तान, सबसे पहले है आपका पाकिस्तान। इसके बाद आपका है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। फिर उसके बाद चीन। फिर उसके बाद कौन सा है? नेपाल, नेपाल। फिर उसके बाद कौन सा है आपका? भूटान, भूटान। भूटान के बाद कौन सा है आपका? बांग्लादेश, बांग्लादेश।
बांग्लादेश के बाद कौन सा है? याद रखिएगा, बांग्लादेश के बाद एक और है, कौन सा है? म्यांमार। बांग्लादेश के बाद कौन सा है? याद रखिएगा, बांग्लादेश के बाद जो है म्यांमार। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। कुल मिलाकर 7 देश स्थल से बंधे हुए हैं। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो याद रखिएगा, जलीय सीमा जो है 2 भागों में बांटा गया है। ये जो जलीय सीमा है ये भी कितने भागों में बांटा गया है? ये भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 जो है ये जो है 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे नंबर 1 कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक समुद्री तट रेखा, ठीक है, समुद्री तट रेखा। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर है आपका समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देश। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, याद रखिएगा, समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा। क्लियर है? दूसरा कौन सा है? दूसरा अगर हम बात करें कि समुद्र के पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश। अब ये जो समुद्री पड़ोसी देश हैं ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं 2 पड़ोसी देश? देख लेते हैं हम एक बार। ये जो समुद्री पड़ोसी देश हैं ये भी कितने हैं? ये भी जो है 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखते हैं कि ये भी 2 पड़ोसी देश हैं। ये हैं 2 पड़ोसी देश। एक ये पड़ोसी देश और एक ये पड़ोसी देश। चलिए, एक ये पड़ोसी देश। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है श्रीलंका। कौन है सबसे पहले? सबसे पहले है श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर हैं आपके, दूसरे नंबर पर मालदीव। दूसरे नंबर पर मालदीव। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हमने देखा कि पहले नंबर पर आपका क्या था? भारत की सीमाओं के बारे में हमने बात किया। भारत की सीमाओं के बारे में हमने बात किया। क्लियर है? भारत की सीमाओं के बारे में बात किया। और भारत की सीमाएं जो है, एक हो गए स्थलीय सीमा, एक क्या हो गए? एक हो गए भारत की स्थलीय सीमा, और दूसरे नंबर पर क्या हो गया? भारत की स्थलीय सीमा, और दूसरे नंबर पर भारत के जलीय सीमा। कौन से हो गए? दूसरे नंबर पर भारत के जलीय सीमा हो गया। क्लियर है? ये हो गए पहले नंबर पर और ये हो गए दूसरे नंबर पर। स्थलीय सीमा में क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसके अलावा जो जलीय सीमा में कौन से? समुद्री तट रेखा, और साथ ही साथ समुद्री के जो पड़ोसी देश है कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो ये हो गया सेशन आज का हमारा कंप्लीट। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।